अमेरिका ईरान की लड़ाई है, इजराइल लेबनान की लड़ाई है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, ईरान चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, कंबोडिया थाईलैंड तक लड़ चुके हैं। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। सुधांशु जी, जब आज हम आइडियाज ऑन एजुकेशन पे बैठे हैं तो थोड़ी इतिहास पर बात हो जाए, क्योंकि इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन या बदलाव को लेकर बहस तो पुरानी है, लेकिन अभी ताज़ा मामला है यूपी का। कक्षा 7 की किताब में अकबर को महान बताने को लेकर कुछ संगठन कह रहे हैं कि इस पर हमें घोर आपत्ति है, इसको तुरंत संशोधित करना चाहिए, तुरंत बदलाव करना चाहिए इसमें। लेकिन फिर साथ साथ सवाल ये भी होता है कि जब इसको लेकर बहस पुरानी है, एनसीईआरटी में भी बदलाव हो रहा है, तो इतने सालों के बाद भी स्कूली पाठ्यक्रम में अकबर को महान क्यों बताया जा रहा है? देखिए, उसका एक कारण ये है कि पिछली 3 पीढ़ियों से दिमागों में एक इस प्रकार का भ्रमपूर्ण वातावरण बना के रखा गया है कि उसका कैरीड ओवर इफेक्ट आज तक रहता है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख देता है। तो जिन लोगों को महान बताना था, कौन सी हकीकत थी, ये सारी चीज़ें छुपी हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। हम सब ने स्कूल कॉलेज में यही पढ़ा है ना कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। जब आरटीआई लगाई गई, और ये मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब हमारी सरकार आने से पहले की बात, तो एनसीईआरटी ने लिख के दिया कि उसके पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है सिवाय इसके कि ये एक मान्यता है कि उसने बनाया। अब आप बताइए, मगर हम सब ने स्कूल में पढ़ा और उसे। अब बताइए, अकबर की बात आप कहते हैं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते, वो फिर एक बहुत टेक्निकल इशू हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, हम सब ने इतिहास में ये पढ़ा कि अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को हरा दिया, हम सब ने पढ़ा। अब बिल्कुल एक कॉमन सेंस सोचिए, मतलब एक लॉजिकल कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई हिस्ट्री के अभी रेफरेंसेस में जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई राजा हार गया, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? 4। नंबर 1, वो मार दिया गया हो। नंबर 2, वो बंदी बना दिया गया हो। नंबर 3, उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो। नंबर 4, दरबार में जाकर हाजिरी लगा दी हो। महाराणा प्रताप ने इन चारों में से क्या किया था? कुछ नहीं। तो बाय विच पैरामीटर यू ड्रॉन ए कंक्लूजन कि वो हार गए थे? इसलिए अब जहां तक अकबर की बात है, अब हम दूसरी बात, ये किसी को कहने में बड़ी अजीब लगेगी, खुद फतेहनामा ए चित्तौड़ जो अकबर ने खुद जारी किया, और उसमें उसने लिखा है कि कितने हजार लोगों के खोपड़ियों पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में जो जैन और हिंदू मंदिर छोड़ दिए थे, वो भी उसने नष्ट कर दिए। ये कौन लिख रहा है? खुद अकबर के साथ का हिस्टोरियन लिख रहा है। और फतेहनामा चित्तौड़ इज एन ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन करती है कि हमने साहब इतना बड़ा काम किया। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, अकबर महान था, उस महानता का आधार आईने अकबरी में क्या माना गया है? आप में से बहुतों ने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। आईने अकबरी का जो पहला चैप्टर है ना, उसका 75% हिस्सा अकबर की जन्म कुंडली पे है कि सिंह लग्न में सूर्य में उसका जन्म हुआ था। और वो पूरा एक्सप्लेनेशन ये करते हैं कि चूंकि अमुक अमुक ग्रहों के योग में इसका जन्म हुआ था, इसलिए महान था। आप सोचिए, वामपंथी बकवास, यानी जिसको वो सबसे ज्यादा डिनाउंस करते हैं, इस एस्ट्रोलॉजी को, जिस एस्ट्रोलॉजी के आधार पे अकबर को महान कहा जा रहा है, जिस किताब के आधार पे कहा जा रहा है, उसमें से महान निकाल लेना है और महानता का वो आधार छुपा देना है। अब एक और बात समझिए, अबुल फजल ये भी लिखता है आईने अकबरी में कि बादशाह सलामत की मेरे ऊपर इतनी रहमत है कि हर दिन 20 किलो गोश्त देते हैं मुझे खाने को। अब बताइए साहब, आईने अकबरी में यह भी लिखा है, और इस बात का एमजे अकबर साहब ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है कि अकबर जब होने वाला था तो उस समय जो ज्योतिषी थे उसने कहा अभी मुहूर्त नहीं ठीक है बच्चे के होने का, और लेबर पेन शुरू हो गया था, तो क्या करें?
अब रुकवाने के लिए तो एक बड़ी कोई खतरनाक सी महिला आती है, चुड़ैल का वो बना के और धुआं हुआ करते हुए बहुत तेजी से अकबर की मां के पास यूं जाती है। उन्हें इतना डर लगता है कि वो पेन रुक जाता है। तब वो कहता, हाँ अब इतने समय के बाद यदि होगा तो ये मुहूर्त और नक्षत्र अच्छा हो। ये कौन कह रहा है? आईने अकबरी। तो पूछ रहा हूं लेफ्टिस्टों से, बताओ भाई आईने अकबरी में क्या लिखा है? पढ़ा कभी? मगर महान दूसरे एंगल से बताना है, लेट डाउन करने के लिए। और मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहूंगा, कुछ इतिहास के इतने बड़े पैराडॉक्सेस हैं, इसीलिए मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अभी आपको कोई हिस्ट्री के डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी इस प्रश्न को जरूर फेस किया होगा अपनी जिंदगी में कि अगर हिंदू इतने ही अच्छे थे तो 1000 साल गुलाम क्यों रहे? आपने सबने सुना होगा, क्यों भाई अगर आप इतने अच्छे थे 2000 साल तक आप पे आक्रमण होता रहा, 1000 साल गुलाम रहे। ठीक है साहब, हमने मान लिया 2000 साल हमने आक्रमण झेला, 1000 साल गुलाम रहे। तो इन 2000 सालों में समाज के अंदर जो विकृतियां आई उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते? नहीं, जिम्मेदार तो तुम ही थे भाई साहब, हम तो गुलाम थे। गुलाम कैसे जिम्मेदार हो सकता है? रूलर गुलाम हो जिम्मेदार हुआ? ना 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 ना, जिम्मेदार तुम ही थे। तो इसका मतलब हम अपना डिसीजन ले रहे थे तो हम गुलाम नहीं थे? नहीं, गुलाम तो तुम थे। ऐसा पैराडॉक्सियल हिस्टोरिकल लॉजिक आप दुनिया में कहीं बताइए जहां गुलाम को ही कहा गया कि भाई तू गुलाम था मगर डिसीजन तू ही ले रहा था और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, शासन करने वाले की जिम्मेदारी नहीं थी। अब ये बता रहे क्यों? गुलाम इसलिए बताना है कि आपके मन में ग्लानि का भाव रहे, और आप ही को जिम्मेदार इसलिए ठहराना है कि गुलामी के कालखंड में आई सामाजिक विकृतियों को लेकर समाज में लड़ाई लगवाने का आधार बना के रखा जाए। अन्यथा कोई मुझे बता दे, मतलब हमें कहना नहीं चाहिए, जो हिस्टोरियंस बताते हैं उसके हिसाब से हम गुलाम तो थे मगर खुद मुख्तार गुलाम थे। दुनिया में खुद मुख्तार गुलामियत की अगर आपने कोई उदाहरण देखा होगा तो ये जो वामपंथी बकवास लिखी जाती है उसमें दिखाई पड़ता है। अच्छा, जब इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव की बात होती है, इससे पहले जो पाठ्यक्रम में शामिल था, जो इतिहासकार या लेखक थे, उनसे क्या ये भूल हो गई उस हिस्से को शामिल ना करना, या फिर वर्ड लिमिटेशन था कि बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को सिर्फ इतना ही जानना चाहिए, बाकी दूसरे पहलू को नहीं जानना चाहिए? नहीं, भूल नहीं, पूरी योजना, विचारधारा थी। नहीं, भूल नहीं, पूरी योजना थी। और जब आप इतिहास की बात करते हैं तो पहले एजुकेशन का भी इतिहास समझ लेना चाहिए। जो भारत में ये एक वितंडावाद फैलाया जाता है कि भारत में कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, दूसरों को नहीं था। अब उसके लिए मैं सब प्रमाण कोट करता हूं। महात्मा गांधी 1931 मार्च में जाते हैं और लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चैंटम हाउस में एक लेक्चर देते हैं जिसमें वो कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री 100 ईयर्स बिफोर, यानी 1931 से 100 ईयर्स बिफोर, यानी 1820-25 के आसपास। और उनका कहना था कि एक ब्यूटीफुल ट्री था जिसको अंग्रेजों ने उखाड़ा और उखाड़कर सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब ये बात सुनकर ब्रिटिशर्स तिलमिला जाते हैं। कई ब्रिटिश के, आपने ऐसा कैसे कहा कि 100-125 साल पहले भारत एजुकेशन में बहुत आगे था? और ये मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं मुझे इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। गांधी जी उनको पूरा, वो इंटरव्यू लेते हैं, गांधी जी उनको पूरा विस्तार से बताते हैं। उसके बाद फिलिप हॉटॉक पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं मुझे कागजी प्रमाण चाहिए। और वो इस कदर पीछे पड़ते हैं कि जब गांधी जी आकर यरवदा जेल में थे तो फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठी लिखी तो गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं इस समय जेल में हूं, मेरे बिहाफ पे मिस्टर केटी शाह विल रिप्लाई। और ये मिस्टर केटी शाह जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी रहे। फिर केटी शाह ने विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी और टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, FW विटनर की रिपोर्ट पंजाब प्रोविंस की, पूरी रिपोर्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सबमिटेड थी, जो ब्रिटिश आर्काइव्स में थी, वो सारी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जिसमें यह है कि विलियम एडम्स की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि 19,000 के लगभग कॉलेजेस हैं। सिर्फ छात्रों की जातिवार संख्या नहीं है, टीचरों की भी जातिवार संख्या है। मतलब विलियम एडम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे ज्यादा जो टीचर्स हैं, मैं स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग कर रहा हूं, वो 2-3 जातियों सबसे ज्यादा हैं, ब्राह्मण, कायस्थ और सदगोप। बट ये 35 से 40% है। बाकी दूसरी जातियों को, और उनमें उन जातियों के टीचरों का नंबर लिखा है। देखिए ये कोई सर्वे नहीं था कि 10,000 लोगों का सर्वे लेके आपने कर दिया।
गवर्नर ने ऑर्डर किया था कि एक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाकर एक एक गांव में वेरीफाई करे कि कितने स्कूल हैं। तो उन जातियों के टीचर जिनका नाम लेना आज SC/ST एक्ट के हिसाब से अनुचित है, कोई जाके पढ़ ले, उन जातियों के टीचर्स की संख्या लिखी है कि इस जाति के 18 टीचर, इस जाति के 12 टीचर, इस जाति के इतने टीचर। टॉमस मुनरो की रिपोर्ट में, एक मैंने खुद देखी है, 3 अप्रैल 1823 की चेंगलपुट की रिपोर्ट, उसमें वो कलेक्टर लिख के भेजता है कि हमारे तालुके में 569 विलेजेस हैं और 569 स्कूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है अराउंड 6,900 समथिंग, 990 के आसपास। और उसमें जिनको आप सो कॉल्ड नॉन जनरल कास्ट कहते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से हटा दीजिए, दे आर 4,900 समथिंग। आउट ऑफ 6,900, 4,900 आर दोज। मगर अब आपको बताता हूं, अगर रेट ऑफ लिटरेसी हमारी उस समय 85%, 90% है और हर गांव में एक स्कूल है, तो आप कहेंगे फिर हम इलिटरेट कैसे हो गए? अब यहां बताता हूं जो आपने सवाल पूछा, उस षड्यंत्र को समझिए। आप कल्पना करिए, अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तो उसने सारी डिग्रीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। आप कल्पना करिए कट्टरपंथी शासन आ जाए भारत में और वो कहे आज से अंग्रेजी, हिंदी या कोई भारतीय भाषा में पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, लिटरेसी का बेंचमार्क वो नहीं माना जाएगा, लिटरेसी का बेंचमार्क माना जाएगा अरबी फारसी पढ़ा होना। तो सडनली हमारी रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ जाएगी। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, आपकी सरकार आ गई है, अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे अपने स्कूल। नो 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 नो, ऑल स्कूल्स डी रिकॉग्नाइज्ड। अब हम जो मदरसे खोलेंगे उसी में एडमिशन लेके उसमें से जब आप अरबी फारसी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो आप पढ़े माने जाएंगे। सेम थिंग हैपेंड इन 1835। सेम थिंग हैपेंड इन 1835। भारत के जो स्कूल थे उनमें 2 ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, एक लोकल भारतीय भाषा और एक संस्कृत। जब मैकॉले अपनी नई पॉलिसी लाया, उसने कहा इन दोनों भाषाओं में पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे का पढ़ा लिखा, एंड ऑल स्कूल्स डी रिकॉग्नाइज। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स खोलेगी उसी में आपको एडमिशन लेके तब सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज लिटरेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और ख़ास तौर पर अभी जो प्रासंगिक सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का भी जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपने इतिहास पे एक लाइन और कह दूं, आज दुनिया में बहुत लड़ाई हो रही है सब तरफ। अमेरिका ईरान की लड़ाई है, इजराइल लेबनान की लड़ाई है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, ईरान चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, कंबोडिया थाईलैंड तक लड़ चुके हैं। मगर उस लड़ाई में हजारों सालों के इतिहास में सदैव इतिहास में जो नई रोशनी दी है वो भारत ने दी है। तो अटल जी की इस कविता के साथ समाप्त करता हूं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। आपने इतिहास पे ही कहा था ना, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। क्या